Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the basic bacteriology. So इसका जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 स्टीरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको जो है वो चैप्टर कंटेंट्स में आप देख सकते हो क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे पास है स्टीरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस वगैरह ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो है वो आपको केमिकल एजेंट्स देखने को मिलेंगे और फिज़िकल एजेंट्स देखने को मिलेंगे और रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा और पर्ल्स होंगे और सेल्फ असेसमेंट जो है वो क्वेश्चंस वगैरह होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करने। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है स्टीरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या होती है, यूनिवर्सल केयर करना बैक्टीरिया से, यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है यानी कि बैक्टीरिया से अपने आप को बचाना यूनिवर्सली। ओके, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होती हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एप्लीकेबल होती हैं, अप्लाइकेबल होती हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की आपने डेफिनेशन पढ़ ली है, जैसे कि यहाँ पर जो है ये सिंपल वर्ड्स में है डेफिनेशन। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है दीज प्रिकॉशंस इंक्लूड। अब इन प्रिकॉशंस में होता क्या क्या है, यानी कि अगर हमें बैक्टीरिया से बचना है तो उसके अंदर हमें करना क्या क्या चाहिए। जैसे हैंड हाइजीन मतलब अपने हैंड को वॉश करना, सैनिटाइज़ करना, अच्छे से जो है वो सैनिटाइज़ करना उसको, और ग्लव्स पहनना अगर कोई आप बैक्टीरिया वगैरह का जो है वो प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं लैब वगैरह में। ठीक है, तो ये हैंड हाइजीन है। और दूसरी हमारे पास है रेस्पिरेटरी हाइजीन होती है कुछ। ठीक है, मास्क वगैरह वेयर करना एंड कफ़ एटिक्यूट होते हैं। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। सेफ़ यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हम इंजेक्शन अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो उससे जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है। फोर्थ वन पे प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ निडल्स एंड स्कैल्पेल्स। तो हमारे पास क्या है कि जो हम निडल्स यूज़ करते हैं, जैसे इंजेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि इंजेक्शन हम उसको बिन में जो है वो थ्रो कर देते हैं, लेकिन यहीं पर यही बात कह रहे हैं कि आपको उसको प्रॉपर डिस्पोजेबल करना है, यानी कि आपको उसको दोबारा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं विद अ बैक्टीरिया। सो हमारे पास जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास फेस के लिए फेस शील्ड्स होती हैं, ग्लव्स होते हैं, गाउन्स मतलब जो वाइट कोट होता है, प्रोटेक्टिव आइड्स जो है गूगल्स टाइप होते हैं, यानी कि गूगल्स जो ग्लासेस टाइप होते हैं आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के तौर पर। ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक डेफिनेशन है यहाँ पर स्टीरिलाइजेशन, जैसे कि चैप्टर का नाम है स्टीरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टिंग। तो भाई इसका क्या मतलब है, तो इसको भी अभी हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस क्या होती हैं, यानी कि हमारे पास कुछ ट्रांसमिशन बेस होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल कोरोना वायरस की, जो कि हमारे पास जो है वो फैल रहा था, आप सब ने जो है वो इस सिचुएशन से गुजरे हैं। तो आप सबको पता होगा कि किस तरह से हमने कोविड से जो है वो डिफेंड किया है ख़ुद को। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस थी कि मास्क वेयर करना है, डोंट हैंड शेक, डोंट हग। तो ये सारी जो प्रिकॉशंस थी वो क्यों थी, ताकि हम जो है वो उस जो वायरस है उससे हम बच जाएं। तो वो हमारे पास वायरस की एग्जांपल है, लेकिन अभी हम यहाँ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास होते हैं वो कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न, ठीक है, इन चीज़ों से जो है वो क्या होते हैं स्प्रेड आउट होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस होती हैं कि कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आने से पहले हम खुद का बचाव कर सकें। तो ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट। तो भाई ये स्टेरिलाइजेशन है क्या और डिसइंफेक्टेंट है क्या, तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं जी। तो स्टेरिलाइजेशन हमारे पास क्या है, किलिंग और रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिमूवल और उसको किलिंग करना कम्प्लीटली, जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं ना वो भी आते हैं। स्टेरिलाइजेशन में स्पोर्स जो बैक्टीरिया के होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो स्पोर्स होते हैं बहुत हाईली रेजिस्टेंट होते हैं हीट से और डिसइंफेक्टेंट से। तो अब हमने यहाँ देखा कि स्टेरिलाइजेशन क्या है कि कम्प्लीटली रिमूवल, कम्प्लीटली किलिंग ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया स्पोर्स आते हैं।
ठीक है, अब इसका जो प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन हम किस तरह करते हैं, ऑटोक्लेव से करते हैं, जिसके अंदर हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं और प्रेशर हमारे पास 15 होता है। ठीक है जी, फॉर 15 मिनट्स हम इनको देते हैं। ठीक है, अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, अब स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है कि कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किलिंग कर देना। ठीक है, ये होता है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास होते हैं ना, जैसे जो सर्जरीज़ में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे होते हैं, सीज़र है और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, डेट कैन बी डैमेज बाय मॉइस्ट हीट आर यूजुअली स्टेरिलाइज बाय एक्सपोजर टू इथाइलिन ऑक्साइड गैस। ठीक है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हम जो है वो जो डैमेज हो जाते हैं स्टेरिलाइजेशन से, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास होते हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं। किससे डैमेज हो जाते हैं? मॉइस्ट हीट के प्रोसेस से। तो इसलिए हम जब हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको इथाइलिन ऑक्साइड के एक्सपोज में लेकर आते हैं ना, तो वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए हम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं और इनको जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको उससे क्लीन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टेरिलाइजेशन मेथड। जी, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ स्टेरिलाइजेशन। जी, तो अब यहाँ पर आते हैं कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी डैमेज बाय मॉइस्ट हीट आर यूजुअली स्टेरिलाइज्ड बाय एक्सपोजर टू इथाइलिन ऑक्साइड। यानी कि जो हमारे पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डैमेज होने का ख़तरा होता है कि वो मॉइस्ट हीट से जो है वो हमारे पास डैमेज हो सकते हैं, इसलिए हम उसको इथाइलिन ऑक्साइड के एक्सपोजर में लाते हैं, फिर वो जो है वो ठीक तरीके से हमारे पास स्टेरिलाइज हो जाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस हम क्या है हम करते हैं आमतौर पर। ठीक है जी, तो अब हमारे पास है स्टेरिलाइजेशन के बाद है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में क्या है? द किलिंग डिसइंफेक्टेंट इज़ द किलिंग ऑफ मैनी बट नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि हमने स्टेरिलाइजेशन में देखा था कि सब को किल कर देगा, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा, इंक्लूडिंग दी बैक्टीरियल स्पोर्स ऑल्सो। बट इन द डिसइंफेक्टेंट कि ये जो किल करेगा सारे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा, पर ज़्यादातर को किल कर देगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिफरेंस है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। फॉर एडिक्वेट डिसइंफेक्शन जो पैथोजेंस हैं वो भी हमारे पास किल हो जाते हैं, बट सम ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियल स्पोर्स में सर्वाइव। यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो हमारे पास स्पोर्स है ना वो सर्वाइव रहते हैं। तो ये हमारे पास डिसइंफेक्टेंट की है। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एंटीसेप्टिक। भाई ये एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक यहाँ पर लिखा हुआ है कि केमिकल्स यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म द सरफेस ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड द एंटीसेप्टिक। यानी कि केमिकल होता है जो कि किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कहाँ पर? सरफेस, स्किन के सरफेस पर या म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर मौजूद होते हैं। तो वहाँ से हम अगर कोई हमारे स्किन का एरिया है उसको हमें क्लीन करना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना हो वहाँ पर, तो हम एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं जिससे वो एरिया क्लीन हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे पहले जो डॉक्टर होते हैं या जो हमारे कंपाउंडर्स होते हैं वो उस एरिया को क्लीन करते हैं विद एनी एंटीसेप्टिक। तो जब वो एरिया क्लीन हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके उस एरिया को क्लीन कर देना, ताकि जो हमारा बैक्टीरिया वहाँ मौजूद है वो इंजेक्शन के थ्रू हमारे बॉडी में ना जा सके। ओके, तो अब हमने यहाँ पर पढ़ लिया है व्हाट इज़ स्टेरिलाइजेशन, व्हाट इज़ डिसइंफेक्टेंट, व्हाट इज़ एंटीसेप्टिक। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। जी, तो ये हमारे पास टेबल है 13(1) और ये इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशंस एंड प्रैक्टिस है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है। यहीं से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं कि जो हमारे पास हाइजीन्स वगैरह हैं, हैंड हाइजीन है, रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये स्टैंडर्ड वगैरह के तौर पे हम क्या यूज़ करते हैं एज अ प्रिकॉशन के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और दूसरा ये जो टेबल है ना ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको जो मैंने मार्क किए हुए इनको तो एनी हाउ याद करना है, आपने अच्छे से याद कर लिएगा। हमारे पास ये पूछी जाती हैं 70% अल्कोहल हो गया, सिल्वर सल्फर डाइजोन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो अच्छे से याद करनी है, आप लोग की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये यहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या हेडिंग है। जी, तो अब हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे तो उसका रेट क्या होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड
is directly proportion to the time and concentration of the chemical agent that the organism are exposed to। सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि जितना ज़्यादा हम केमिकल यूज़ करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को मारने में, उतना ही ज़्यादा वो मरेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल की उस ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, अगर उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाई होगी उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किल होंगे। ठीक है, एक तो कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, दूसरा हमारे पास किससे, टाइम से। ठीक है, जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा उतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा जो है वो प्रोसेस है पूरा, ये आप लोग देख सकते हो। द नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डोज, या फिर हम कंसंट्रेशन को कह सकते हैं। और यहाँ ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ दी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उतने ज़्यादा मरेंगे जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा। ठीक है, किस चीज़ में गुजरेगा, जब हम उसको केमिकल जो है वो केमिकल देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होंगे जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उस केमिकल की यूज़ करी होगी। ये वेरी सिंपल है कि यही सही सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे तो उसको मारने के लिए जो भी केमिकल एजेंट यूज़ करें, अगर वो ज़्यादा मिकदार में होगा तो उतने ही ज़्यादा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल एजेंट्स कि केमिकल एजेंट्स क्या क्या हैं या यूज़ करते हैं हम। केमिकल वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटी टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना चाहते हैं तो उसकी कुछ प्रोसेसेस हैं। हमारे पास एक केमिकल एजेंट्स हैं एंड फिज़िकल एजेंट्स को यूज़ करते हैं। तो पहले हम जो है यहाँ पर केमिकल एजेंट्स को देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 3 मैकेनिज्म है। एक हमारे पास है डिस्ट्रक्शन ऑफ लिपिड कंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन, सेकंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द डीएनए। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो कि हम केमिकल एजेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं जी। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये जो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट का है, ये 2 में डिवाइड हुआ है। केमिकल एजेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, दूसरे फिजिकल एजेंट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। जो हमारे पास केमिकल एजेंट्स है उसमें 3 होते हैं, जैसे कि हमारे पास डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है, थर्ड वन हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और यू कैन से द डीएनए। ओके, सो हमारे पास जो डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारे पाथ अल्कोहल, फिनोल, डिटर्जेंट्स आते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में क्लोरीन, आयोडीन, हैवी मेटल्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटाल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड एंड एसिड एंड अल्कली। मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्रिस्टल वायलेट एंड मलाइचेंट ग्रीन जो है ये डाइज वगैरह आती हैं। फिजिकल एजेंट्स में आपके पास हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन आती है। तो ये हमारे पास चार्ट है, इसे आप देख के अच्छे से पढ़ सकते हो कि किस तरह से आपने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे कि किस तरह से हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ द डिस्ट्रप्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर हमारे पास अल्कोहल, फिनोल और डिटर्जेंट्स का हम यूज़ करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं विद द डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जी। तो आप लोग देख सकते हो कि डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर हमारे पास है अल्कोहल, जिसको हम अल्कोहल में कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम इथानॉल यूज़ कर रहे हैं, 70% यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर क्या है, इथानॉल जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लीन करने के लिए स्किन को बिफोर इम्यूनाइजेशन, या वेनिपंचर आप लोग कर रहे हो। ठीक है, वेनिपंचर का सिंपली मतलब ये होता है कि इंजेक्शन वगैरह आप लोग लगा रहे हो वेन वगैरह में, या इम्यूनाइजेशन कर रहे हो, कोई वैक्सीन वगैरह लगा रहे हो, तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हम यूज़ करते हैं। 70% अल्कोहल यूज़ करते हैं। इट एक्ट्स मेनली बाय डिसऑर्गेनाइजिंग द लिपिड स्ट्रक्चर इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो अल्कोहल है वो क्या करता है, जो लिपिड स्ट्रक्चर है ना मेम्ब्रेन के अंदर, किसकी मेम्ब्रेन में, ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर इसके अंदर मौजूद है उसकी जो लिपिड स्ट्रक्चर है उसको डिसऑर्गेनाइजेशन कर देगा। बट इट डीनेचर्स प्रोटीन एज वेल, और उसके साथ साथ प्रोटीन को भी डीनेचर कर सकता है ये अल्कोहल। ठीक है, जो हम 70% इथानॉल यूज़ कर रहे हैं। तो इथानॉल जो हमारे पास होता है रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमल एक्टिविटी शो करने के लिए इसको क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। आगे पेज पर मूव ऑन करते हैं जी। तो ये मोर इफ़ेक्टिव कब है, ये 70% जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इथेनॉल विल नॉट किल बैक्टीरियल स्पोर्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूज़ फॉर स्टेरिलाइजेशन, यानी कि जो हमारे पास इथेनॉल है ये हमारे पास 70% यूज़ किया जाता है, 100% यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जो है वो ये ज़्यादा इफ़िशिएंट जो है ना वो 70% के लिए ही है। अगर हम 100% यूज़ करेंगे तो इसको ज़्यादा ही इफ़ेक्टिवनेस नहीं क्रिएट करेगा।
तो हमारे पास जो इथानॉल है वो हमारे पास बैक्टीरिया के स्पोर को किल नहीं करेगा, इसलिए हम इसको स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे हमारे पास है डिटर्जेंट, इसको हम दूसरा नाम लाइसोल भी कह सकते हैं। कि हमारे पास क्या है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स है, कंपोज ऑफ द लॉन्ग चेन लिपिड सॉल्युबल, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दीज सर्फेक्टेंट्स इंटरैक्ट्स विद द लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, ये भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो जाके जो लिपिड कॉन्टेंट है ना उसमें इंटरैक्ट करेगा और ये क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा मेम्ब्रेन को, यानी कि उसके अंदर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा सेल मेम्ब्रेन को। और ये क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, जिसको एग्जांपल में हम बेंजलकोनियम क्लोराइड कह सकते हैं। आर्केटाइनिक डिटर्जेंट वाइडली यूज फॉर द स्किन एंटीसेप्सिस। ठीक है, हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, स्किन एंटीसेप्सिस के लिए हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं जी। तो हमारे पास जो एंटीसेप्सिस वर्ड है इसको तो आप लोग पहले ही जानते हो। एंटीसेप्सिस मतलब कि उस एरिया को या उस स्किन के एरिया को क्लीन करना। क्यों क्लीन करना, ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म वगैरह जो वहाँ पर हैं उसको रिमूव कर देना या उसको किल कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं। हमारे पास दूसरा हमारे पास है फिनोल, जिसकी हमारे पास है क्लोरहेक्सिडिन, हम इसको एक कह सकते हैं, यूज़ एज अ सैनिटाइज़र के तौर पे यूज़ होता है फिनोल ज़्यादातर। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिनोल को जो सबसे पहले यूज़ किया था ऑपरेटिंग रूम में यूज़ किया था, लिस्टर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूज़ किया था 1860 के अंदर। और ये हमारे पास क्या है, ये बहुत ज़्यादा कास्टिक है, डैमेजिंग मेम्ब्रेन है, डीनेचर प्रोटीन कर देता है। क्लोरहेक्सिडिन हम यूज़ करते हैं, क्लोरिनेटेड फ्लोरीन होता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हैंड को क्लीन करने के लिए, यानी कि सर्जरी वगैरह होने के बाद जो हैंड को क्लीन करते हैं उसके लिए, सर्जिकल स्क्रब के तौर पे भी, और क्लीनिंग करने के लिए, वाउंड्स वगैरह की क्लींजिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये आप लोग याद कर लिएगा, वेरी इजी है। ठीक है, एक दो बार पढ़ने में आपको याद हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे हैं कि मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया है ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन है या उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, उसके अंदर चेंजेस लेकर आ जाएंगे। तो उस तरह से भी हम बैक्टीरिया को जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको किल कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस पढ़ लिया कि सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रप्शन करना सेल मेम्ब्रेन में। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसको आप लोग यहाँ से देख लें, जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। तो अब हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन यूज़ होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट टू प्यूरीफाई द वाटर सप्लाई, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि आप कोई वाटर पार्क जाते हो तो वहाँ पर क्लोरीन का पानी है, तो क्लोरीन एज अ यूज़ होता है वाटर को क्लीन वगैरह करने के लिए, प्यूरीफाई द वाटर सप्लाई। ठीक है, वाटर क्लीन करने के लिए, टू ट्रीट द स्विमिंग पूल्स। ओके, तो ये हमारे पास इसलिए यूज़ होता है क्लोरीन। इट इज़ ऑल्सो द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द हाइपोक्लोराइड। अब ये हमारे पास एक्टिव कंपोनेंट है, जैसे हाइपोक्लोराइड है ना, हाइपोक्लोराइड जैसे कि ब्लीच वगैरह, ब्लीचिंग जब पाउडर होता है ना उसके अंदर हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लीचिंग हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग जो हमारे पास होते हैं, पाउडर्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो हमारे पास क्लोरीन ही होता है, विच इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन जो है वो हमारे पास पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये आप लोग भले याद करो ना करो मर्जी है आपकी। असेंशियल सल्फर ड्रिल ग्रुप इन एंजाइम टू फॉर्म द इनएक्टिव सल्फाइड्स। ठीक है, तो ये सारी बात ये है कि ये क्या बनाता है, सल्फ़र ड्रिल ग्रुप जो है उसको इनएक्टिव डाईसल्फाइड में कन्वर्ट कर देता है, कौन, क्लोरीन। ठीक है जी, तो अब हमारे पास है नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन इज़ वेरी यूज़ हम करते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, मोस्ट इफेक्टिव है, स्किन एंटीसेप्टिक है, यूज़ इन मेडिकल प्रैक्टिस एंड शुड बी यूज़ प्रियर टू ऑब्टेनिंग अ ब्लड कल्चर के अंदर इंस्टॉलिंग इंट्रावेनस कैथेटर वगैरह को हम यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि किसी का इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, तो तब हम क्लीन करते हैं उसको, उस एरिया को विद द हेल्प ऑफ द आयोडीन। ठीक है, बिकॉज कंटेमिनेशन विद द स्किन फ्लोरा यहाँ पर मौजूद होते हैं, पहले ही हमने पढ़े हैं स्किन फ्लोरा, ह्यूमन नॉर्मल फ्लोरा। तो जो हमने नॉर्मल फ्लोरा वगैरह पढ़े हैं उससे बचने के लिए स्टेफाइलो एपिडर्मिडाइटिस वो हमने पढ़ा है, तो उससे बचने के लिए हम जो है वो आयोडीन रब कर देते हैं वहाँ पर, यानी कि आयोडीन से वो क्लीन हो जाता है एरिया। लाइक क्लोरीन, आयोडीन जो है वो क्लोरीन की तरह एक ऑक्सीडेंट है जो इनएक्टिव करता है सल्फर ड्रिल कंटेनिंग एंजाइम्स को, वही काम करेगा जो क्लोरीन काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो हमारे पास आयोडीन है।
अच्छा, आयोडीन की जो है वो 2 फॉर्म्स होती हैं, एक टिंचर ऑफ आयोडीन है, एक आयोडोफोर है। टिंचर ऑफ आयोडीन ये क्या है, 2% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड इन इथेनॉल। हम इसको यूज़ करेंगे ना तो ये ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगा हमारी स्किन के लिए। लेकिन जो हमारे पास टिंचर ऑफ आयोडीन है ये बहुत ज़्यादा क्या है, इरिटेटिंग है हमारी स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा एलर्जिक है, यानी कि बहुत इरिटेट करता है स्किन को, तो इट शुड बी रिमूव्ड विथ। हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है स्किन के लिए। ठीक है जी, किसी की अगर सेंसिटिव स्किन हो ना तो वो रिएक्शंस हो जाते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, आयोडोफोर जो होते हैं आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयोडीन है। आयोडोफोर क्या है, कॉम्प्लेक्सेस आयोडीन है, जैसे पोवा आयोडीन, ये हमारे पास इसकी फॉर्म है जिसका बीटाडाइन कह सकते हैं। इज एन आयोडोफोर कॉमनली यूज फॉर द एंटीसेप्टिक, ये भी हमारे पास एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ करता है। तो हमने क्या पढ़ा कि क्लोरीन जो है वो हमारे पास क्या है, एज अ जो है वो हमारे पास क्या है, प्यूरिफाई कर रहा है वाटर को, क्लीन करता है, जैसे डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आयोडीन जो है वो एज एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं सारे जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको क्लीन करने के लिए, ताकि कैथेटर वगैरह हम इंजेक्ट करते हैं तो उससे पहले हम आयोडीन से रब करते हैं। उसकी 2 फॉर्म्स है हमारे पास, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडोफोर है, इसको याद रखना है आपने। टिंचर ऑफ आयोडीन को 2% सॉल्यूशन में, और पोटेशियम आयोडाइड ये याद रखिएगा, और बाकी ये कॉम्प्लेक्सेस आयोडीन के, पोवा आयोडीन, ये इसका नाम याद रखिएगा कि एज आ एंटीसेप्टिक यूज़ होता है। बाकी जो हमने ऊपर फिनोल का पढ़ा है वो आप लोग देखिएगा कि सैनिटाइज के तौर पे यूज़ होता है। डिटर्जेंट का हम यूज़ कर, ये डिटर्जेंट्स जो यूज़ करते हैं एज अ सरफेस एक्टिव, यानी कि हम फ्लोर वगैरह को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एज अ लाइसोल फॉर्म में। फिनोल की फॉर्म हमारे पास क्या है, हमने अभी पढ़ी थी, क्लोरहेक्सिडिन। तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसको आप वीडियो को स्लो करके अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारे जो है वो मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको भी बताए। अच्छा, तो हैवी मेटल्स जो हमारे पास हैं, इसके बाद हमारे पास क्या है, हैवी मेटल्स क्या है, जैसे कि हमारे पास है मरकरी और सिल्वर है, हैव द ग्रेटेस्ट एंटीबैक्टीरियल एक्टिव, यानी कि 2 मेटल हमारे पास ऐसे हैं जिसके पास क्या है, ग्रेटेस्ट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, यानी कि बैक्टीरिया की एक्टिविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को जो है वो डाई करने में हेल्प करते हैं, मतलब उनको किल करने में हेल्प करते हैं। दे एक्ट बाय बाइंडिंग टू सल्फरडल ग्रुप, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, उनके पास जो सल्फरडल ग्रुप होगा ना उसके साथ बाइंड हो जाएंगे और फिर ब्लॉक कर देंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी उसकी ब्लॉक हो जाएगी बैक्टीरिया, तो वो कोई अपने प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है हैवी मेटल्स के बारे में जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि थाइमेरोसोल, ये हमारे पास एक फॉर्म है हैवी मेटल की, और मीर ब्रोमिन, ये भी हमारे पास क्या है, विच कंटेन द मरकरी की फॉर्म है, यूज़ फॉर द स्किन एंटीसेप्टिक, इसको भी हम स्किन एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ करते हैं। किस को रखते हैं हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, आयोडीन को यूज़ कर रहे हैं, हैवी मेटल को भी एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और डिटर्जेंट को भी हम एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, जो सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप्स होती हैं ना, ड्रॉप्स होती हैं असल में, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, गोनोकोकल न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, यानी कि ये हमारे पास जब हमारी आई के अंदर ये ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, यानी कि ये आई की एक डिजीज़ होती है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जो अगर हमने बच्चों को देखा हो, बच्चों के जो आइज़ होते हैं उसमें येलोइश जो है वो एक सब्सटेंस बन जाता है आइज़ के कॉर्नर पर, तो ये हमारे पास यही वाली डिजीज़ होती है। इससे बचने के लिए हम सिल्फर नाइट्रेट के ड्रॉप्स देते हैं ना, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हम यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है, इस डिज़ीज़ से बचने के लिए या इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए। दूसरा हमारे पास है सल्फर डियाज़ाइन इज़ यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ बर्न वाउंड्स। याद रखिएगा, बर्न वाउंड्स के लिए कौन सा यूज़ होता है, सल्फर डियाज़ाइन, इसको आपने ना याद करना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने ना अच्छे से याद करके जर्नल में पॉइंट्स की नोट्स बना लेना, ठीक है, आपके लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है, ये ऑल्सो एंटीसेप्टिक है, ठीक है, ये क्लीन करता है वाउंड को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। सल्फरडल जो ग्रुप होते हैं ना बैक्टीरिया के, उसमें बाइंड होकर उनके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा। ये इफेक्टिवनेस इज़ लिमिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू प्रोड्यूस कैटालिस, यानी कि इसकी जो एबिलिटी है वो एक लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके पास कैटालेज एंजाइम होता है। अगर किसी बैक्टीरिया के पास कैटालेज एंजाइम है तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड से फाइट कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड के ख़िलाफ़ उसके पास एक एंजाइम मौजूद है कैटालेज। अब अगर किसी बैक्टीरिया के पास कैटालेज है ना, तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को ब्रेक करेगा, किसमें, वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है।
तो ये जब ब्रेक हो जाएगा तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो जो बैक्टीरिया है जिनके पास कैटालेज है वो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से लड़ जाते हैं, फ़ाइट कर जाते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो हार जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, इसको देख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड और विच इज़ अवेलेबल 30% ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर के अंदर, जिसे हम डालेंगे ये डीनेचर करेगा प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी ग्लूटाल्डिहाइड ये सारी जो है ना केमिस्ट्री लिखी हुई है, ये आपको याद ना करें ना पढ़ें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी पढ़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। ग्लूटाल्डिहाइड जो हमारे पास होता है विच हैज़ तो 2 रिएक्शन है अल्डिहाइड ग्रुप्स के। ठीक है, ग्लूटाल्डिहाइड के 2 रिएक्शन हैं, इस 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव दैन फॉर्मल्डिहाइड। ये आपने याद रखना है, जो ग्लूटाल्डिहाइड है ना वो 10 टाइम इस इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है, यानी कि ज़्यादा पावरफुल ग्लूटाल्डिहाइड है। कितना पावरफुल है? 10 टाइम्स। ठीक है, किसके मुकाबले में? फॉर्मल्डिहाइड के मुकाबले में। एंड इज़ लेस टॉक्सिक, और टॉक्सिक भी बहुत कम है। ठीक है, इन हॉस्पिटल इट इज़ यूज फॉर स्टेलाइज रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट। ये आपने बात बहुत याद रखनी है कि ये जो हमारे पास ग्लूटाल्डिहाइड है ना ये यूज़ होता है स्टेलाइज करने के लिए रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट, जैसे कि हमारे पास नेबुलाइज है और जो दूसरे रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको वॉश करने के लिए यानी स्टेरलाइज करने के लिए। एंडोस्कोप्स हैं और हमारे पास क्या है? हीमोडायलिसिस जो इक्विपमेंट हैं, ये सारे इन इक्विपमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो ग्लूटाल्डिहाइड है। याद रखना है ये आपको। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में फॉर द स्टेरिलाइजेशन फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, यानी कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैंने शुरू में बताया सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। स्टेरिलाइजेशन जो है वो अगर हम करेंगे उसकी तो वो जो है वो डैमेज होने का ख़तरा होता है, इसलिए हम स्टार्ट में मैंने क्या बताया था, हम इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या रहते हैं? वो डैमेज नहीं होते। तो ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हीट सेंसिटिव होती हैं, यानी कि हीट से जो है ना इनको एलर्जी होती है, यही समझ लें आप लोग कि हीट से जो है ना इनको ये पिघल जाएंगे या ये डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए हम इससे बचने के लिए ना इसको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज तो करना लाजमी है ना, तो स्टेरिलाइज करने से पहले हम इसको इथाइलिन ऑक्साइड देंगे और फिर हम इसको स्टेरिलाइज कर लेंगे, तो ये जो है वो डैमेज नहीं होंगे। और जो प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी स्टेरिलाइज करने से पहले हम इथाइलिन के एक्सपोज में लेंगे, इथाइलिन ऑक्साइड के, देन हम उसको स्टेरिलाइज कर लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इट किल बाय अल्कलाइटिंग प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड इज़ क्लासिफाइड एज अ म्यूटेजेंस एंड कार्सिनोजेंस। तो ये आप लोग याद करें तो आपकी मर्जी है। ठीक है, यही बात इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन ऑक्साइड को हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए कौन सा यूज़ होता है? ठीक है, एमसीक्यूज़ आ सकता है। हीट सेंसिटिव मटेरियल्स जो होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करेंगे। हीट सेंसिटिव जो मटेरियल है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्लीन करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना वो हमारे पास है इथाइलिन ऑक्साइड। तो आपने इसको याद रखना है जी। तो अब हमारे पास है एसिड एंड अल्कली। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली जो होते हैं वो किल करते हैं डीनेचरिंग के प्रोटीन। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है और जो माइकोबैक्टीरिया है ये हमारे पास रेजिस्टेंट होता है 2% ऑफ द NaOH। यानी कि NaOH क्या है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग अल्कली जिसको हम कह सकते हो, तो हम 2% यूज़ करेंगे तो ये उससे रेजिस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर वीक एसिड जैसे कि हमारे पास बेंजोइक, प्रोपियोनिक एंड सिट्रिक एसिड जो है ना ये हमारे पास वीक एसिड हैं, आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर दी फूड प्रिजर्वेटिव्स बिकॉज दे आर दी बैक्टीरियोस्टेटिक। यानी कि ये जो हमारे पास वीक एसिड होते हैं, 3 जो एसिड बताएं, ये हम एज अ फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम सिंपली जो है वो डाई को यूज़ करते हैं। अब वैरायटी ऑफ द डाई इज़ नॉट ओनली फॉर स्टेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप सोच रहे होंगे डाई को हम, यानी कि डाई मतलब कलर तो हम उसको यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाई करने के लिए, कलर वगैरह करने के लिए, लेकिन इसलिए भी यूज़ करते हैं इसको कि मॉडिफिकेशन करने के लिए, किसके अंदर? DNA के अंदर या न्यूक्लिक एसिड के लिए, बट ऑल्सो इनहेबिट देयर ग्रोथ। ठीक है, ये जो डाई होती है ना ये एक तो कलर भी करती है, इसको स्टेन भी करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लेकिन इसके साथ साथ इनहेबिट भी करती हैं किसकी? ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो उसके अंदर से हमारे पास जो है वो क्रिस्टल वायोलेट है,
ठीक है। जेंटियन वायलेट है, ये एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, यूज़ टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हमारे पास। अब इसका जो एक्शन है वो किस तरह से, इट्स एक्शन इज़ बेस्ड ऑन द बाइंडिंग ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डाई मॉलिक्यूल टू द नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसका जो नेगेटिव होता है, जाहिर सी बात है डीएनए हमारे पास, डीएनए का जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो नेगेटिव पार्ट है और पॉजिटिव जो हमारे पास पार्ट है डाई का, वो दोनों आपस में जो है वो बाइंड करते हैं, जिससे हमारे पास जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास क्रिस्टल वायलेट की बात कर लिया, अब है मलेचेंट ग्रीन। ये हमारे पास ट्राइफिनाइलामाइन डाई है, जैसे क्रिस्टल वायलेट है ऐसे ही ये है। इज़ अ कंपाउंड ऑफ लॉवस्टिन जेंसन मीडियम। जेंसन मीडियम ये हम आगे पढ़ेंगे, कल्चर मीडिया वगैरह का जो टॉपिक होगा ना उसके अंदर हमने जो है उसको पढ़ना है कि जो एक मीडियम का नाम है उसके अंदर भी हमारे पास मलेचेंट ग्रीन हम यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज टू ग्रो द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि जहाँ हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को ये क्या कहते हैं इनहिबिट करती है ना ये डाइज, वहीं एक ऐसा मीडियम है लॉवस्टिन जेंसन मीडियम। अब ये ऐसा मीडियम है जो ग्रोथ करवाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की विद द हेल्प ऑफ द मलेचेंट ग्रीन डाई। ठीक है, मिक्स मत करिएगा। जो हमारे पास डाइज होती हैं ये माइक्रोबैक्टीरियम की ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करती हैं, यानी कि ग्रोथ से रोकती है। लेकिन जो मलेचेंट ग्रीन है लॉवस्टिन जेंसन मीडियम के अंदर वो ग्रोथ करवाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। ठीक है, इसको याद रखना है आपने। द डाई इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ द अनवांटेड ऑर्गेनिज्म। डाई क्या है, अनवांटेड ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है इन द सप्यूटम ड्यूरिंग द 6 वीक इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर डाई इनएक्टिव कर देती है, इनहिबिट कर देती है ग्रोथ ऑफ द अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को, और ग्रोथ करवाती है सिंपली उस चीज़ की जो हमें रिक्वायर्ड है या जिस ऑर्गेनिज्म की हमें ग्रोथ करवानी है। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल एजेंट्स का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब मूव ऑन करते हैं फिजिकल एजेंट्स की तरफ। जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो फिजिकल एजेंट्स में आता है वो हीट आती है, देन रेडिएशंस, देन फिल्ट्रेशन। तो वेरी इजी है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं कि जो हीट एनर्जी होती है कैन बी अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ द मॉइस्ट हीट। यानी कि हीट तो हम अप्लाई करते हैं लेकिन एज अ फॉर्म ऑफ द मॉइस्ट हीट। अब वो मॉइस्ट हीट या तो बॉइलिंग की फॉर्म में हो सकती है, यानी कि जब हम चीज़ों को बॉयल करते हैं, बॉयल कब होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, ये तो आपको पहले ही पता होगा। या तो हम उसको बॉयल करेंगे या तो हम ऑटोक्लेव करेंगे। दोनों प्रोसेस हमारे पास क्या है, मॉइस्ट हीट के प्रोसेस है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, मॉइस्ट हीट के प्रोसेस में बॉइलिंग आएगी और ऑटोक्लेव आएगा। बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ऑटोक्लेव 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 जो है उसको प्रेशर देना है और इन द 15 मिनट्स और दी 30 मिनट्स के लिए। और अगर हम बात करें ड्राई हीट की, नोट्स बनाते जाइएगा साथ, और अगर हम बात करें ड्राई हीट की तो ड्राई हीट और बाय दी प्रेस्चराइजेशन मेथड। तो 2 मेथड हैं, 3 मेथड हो गए, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट एंड पेस्चराइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं इन जनरल हीट किल्स द डीनेचरिंग प्रोटीन। हीट क्या करती है, डीनेचर कर देती है प्रोटीन को। बट द मेम्ब्रेन डैमेज में ऑल्सो भी इन्वॉल्व, मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर सकती है। मॉइस्ट हीट क्या करती है, स्टेरलाइजेज एट अ लो टेम्परेचर दैन ड्राई हीट। ठीक है, मॉइस्ट हीट क्या करती है, स्टेराइज जल्दी कर देती है। यानी कि जो स्टीम वाली हीट होती है ना, जो हमारे पास प्रेशर कुकर में जो मॉइस्ट वाली हीट होती है वो जल्दी स्टेरलाइज कर देती है, यानी कि ऑर्गेनिज्म को जल्दी मार देती है बनिस्बत किसके, ड्राई हीट के। ठीक है, बनिस्बत हमारे पास ड्राई हीट के, यानी कि ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन है, मॉइस्ट हीट, क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे ही अपना काम दिखा देती है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, बिकॉज वाटर एसिड इन द डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच होल्ड प्रोटीन चेन्स टुगेदर इन दियर सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। तो हमारे पास जो प्रोटीन होती हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह मौजूद होते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिवनेस कौन सी हीट है, सिंपली आप याद रखें कि मॉइस्ट हीट ज़्यादा इफेक्टिव होती है बनिस्बत ड्राई हीट के। ठीक है जी, तो बॉइलिंग का यहाँ पर लिखा हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो बॉइलिंग का प्रोसेस होता है ना उससे हमारे पास स्पोर क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, स्पोर नहीं मरते। बॉइलिंग से स्पोर नहीं मरते, स्पोर किससे मरेंगे, ऑटोक्लेव से मरेंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये जो है वो पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे पास इतना होना चाहिए,
और 15 to 20 मिनट्स के लिए देना है, और यहाँ पर प्रेशर लिखा हुआ है। तो ये सब किसके लिए है? ऑटोक्लेव का दिया हुआ है। 121 ऑटोक्लेव का प्रोसेस है। ये आता है MCQs, याद रखिएगा। ऑटोक्लेव का आपने टेम्परेचर याद रखना है, ठीक है। इसका प्रेशर, इसका टाइम याद रखना है आपको। ये हमारे पास एग्जाम्स में आती है बातें। और यही वो ऑटोक्लेव प्रोसेस है जिससे हम स्पोर को भी किल कर देते हैं, ठीक है। और किल तो कर रहे हैं स्पोर को भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी, लेकिन कम टाइम पे कर रहे हैं, कम टाइम पे, यानी कि 15 to 20 मिनट्स बहुत कम है, ठीक है। जो दूसरे मेथड्स हमारे पास होते थे, रेड हॉट वगैरह, ये बहुत लेंदी 3-3 दिन के प्रोसेस होते थे, लेकिन अब ये बहुत जल्दी भी हो रहा है और बहुत कम टेम्परेचर पे भी ये काम कर रहा है। तो इसलिए हम ज़्यादातर अब ऑटोक्लेव ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, स्पोर को किल कर देता है। स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे पास स्पोर कौन कौन बनाता है, जो स्पोर बनाने वाले ऑर्गेनिज्म वो क्लोस्ट्राइडियम है, उसके स्पोर को किल करने के लिए भी हम ऑटोक्लेव यूज़ कर देते हैं। अब हम कह रहे हैं स्टेरिलाइजेशन पे हमने पढ़ लिया मॉइस्ट हीट से कैसे करिए, ठीक है, ऑटोक्लेव के थ्रू कर दी, मॉइस्ट हीट के थ्रू। अब हम बात करेंगे ड्राई हीट की। भाई ड्राई हीट में क्या होता है? ड्राई हीट में देखिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और उसमें कितना था? 121। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया भाई, हीट ज़्यादा खर्च हो रही है इसके अंदर फॉर 2 आवर्स, और टाइम भी खर्च हो रहा है। आप लोग देखें 2 आवर्स, वो कितना था? 15 to 20 मिनट्स। तो ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए मॉइस्ट हीट हुआ ना। तो ड्राई हीट हो गई। दिस प्रोसेस इज़ यूज़ प्राइमरली फॉर ग्लास वेयर। हम पहले यूज़ करते थे ग्लास वेयर के लिए, यानी कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह है, ग्लास वेयर है, ग्लास की जो चीज़ें बनी हुई हैं उसको क्लीन करने के लिए, एंड इज़ यूज लेस फ्रीक्वेंटली देन ऑटोक्लेव, ठीक है। ऑटोक्लेव अब ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास हमने 3 मेथड पढ़े थे ना, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट एंड पेस्चराइजेशन। मॉइस्ट हीट हमने पढ़ लिया ऑटोक्लेव की सूरत में या बॉइलिंग की सूरत में। ड्राई हीट हमने पढ़ लिया, ठीक है। ड्राई हीट में आपने देखा 180 डिग्री सेंटीग्रेड 2 आवर्स के लिए। अब तीसरा प्रोसेस है पेस्चराइजेशन। अब ये ज़्यादातर हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, पहले यूज़ करते थे, अभी भी करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर पहले यूज़ होता था। विच इज़ यूज्ड प्राइमरली फॉर मिल्क। किसके लिए यूज़ करते थे? मिल्क के लिए। कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द मिल्क। मिल्क को हीट करते हैं 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए, फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग, ठीक है। तो हम ये किस लिए यूज़ करते हैं? स्पेशली फॉर द मिल्क के लिए, 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स के लिए। लेकिन अगर हम सिंपल पेस्चराइजेशन का ये है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास टाइम और इसकी टेम्परेचर है। लेकिन अगर हम फ्लैश पेस्चराइजेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 मिनट्स के लिए देंगे। ये ना अपने डिफरेंस याद करने, लिख लें, इसको नोट कर लें, याद करिएगा, ये आती हैं बातें, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस ऑफन यूज, दिस इज सफिशिएंट टू किल द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द मिल्क बॉर्न पैथोजन। यानी कि जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ना, किसके? मिल्क बॉर्न पैथोजेंस के, यानी कि मिल्क के अंदर जो पैदा होते हैं पैथोजेंस, उसके जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ना, उसको किल करने के लिए हम पेस्चराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, स्पेशली फॉर द मिल्क। जैसे कि हमारे पास कुछ पैथोजेंस है, जैसे माइकोबैक्टीरियम है, बैक्टीरियम बोविस है, साल्मोनेला है, लिस्टेरिया है। ये सारे जो हमारे पास कहाँ होते हैं? मिल्क के अंदर पैदा होने वाले हैं। तो इसको किल करने के लिए हम पेस्चराइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। फ्लैश पेस्चराइजेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, बट नॉट टू स्टेरिलाइज द मिल्क। मिल्क को स्टेरिलाइज नहीं करते, बस मिल्क के अंदर से इनके वेजिटेटिव सेल्स को जो है वो किल करते हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस, बेस्ट प्रोसेस हमारे पास मॉइस्ट हीट है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर हमारे पास यूवी रेज हैं, एक्स रेज हैं, ठीक है। इनकी जो है लेंथ लिखी हुई है, देख लें आप लोग, 250 to 260, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लें। अब यहाँ पर कह रहे हैं वेवलेंथ रीजन ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ by a prine and pyrimidine bases of DNA. The most significant lesions caused by the UV irradiation is the formation of the thymine dimers. तो UV रेडिएशंस के अंदर हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? थाइमिन डायमर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन्स होते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यूवी इरिडेशन जो है वो किसकी फॉर्मेशन करती है? थाइमिन डायमर की, जिसकी रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। जो रेप्लिकेशन हो रही होती है ना, डीएनए की रेप्लिकेशन, वो इनहिबिट हो जाती है और ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाता, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे यूवी रेडिएशन हम यूज़ तो करते हैं, लेकिन वो क्या करता है? तो वो थाइमिन डायमर की फॉर्मेशन करता है यूवी रेडिएशन।
तो जब थायमिन डायमर बन जाता है तो डीएनए की जो रेप्लिकेशन हो जाती है वो स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रोथ भी उसकी नहीं हो पाती और वो ऑर्गेनिज्म किल होने लगता है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। और इसके अलावा एक्सरे जो है वो हैव हायर एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर होती है, यूवी के मुकाबले में ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, ज़्यादा एनर्जी किसके पास, एक्सरे के पास, किसके मुकाबले में, यूवी रेडिएशन के मुकाबले में। लेकिन एक और बात यहाँ कि क्या करता है यूवी रेडिएशन एंड किल मेनली बाय द प्रोडक्शन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। अब हमने देखा यूवी रेडिएशन कैसे किल कर रहा है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द थायमिन डायमर, बट एक्सरेज जो है वो किल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये आपने याद रखना है। एक्सरे किस किस को किल करेगा, वेजिटेटिव सेल को, बट स्पोर आर रिमार्केबली रेजिस्टेंस, स्पोर को फिर भी नहीं करेगा। एक्सरे यूज़ होता है फॉर मेडिसन, यूज इन मेडिसन फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव आइटम्स, जैसे कि सूचर्स, जैसे कि सर्जिकल ग्लव्स, प्लास्टिक आइटम्स, सिरिंजेस वगैरह को हम स्टेरिलाइज करने के लिए एक्सरे का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल बातें हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ो, लिख लो, इसको बार बार पढ़ो तो ये ईज़िली आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास है लास्ट वन, ये है हमारे पास फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, इंट्रावेनस यूज़ के लिए है। ठीक है, फिल्ट्रेशन हम यूज़ करते हैं इंट्रावेनस के लिए। फिल्ट्रेशन इज़ द प्रीफर्ड मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन सर्टेन सॉल्यूशन को स्टेरिलाइज करने के लिए। ठीक है, अभी तक हम स्किन की बात कर रहे हैं, अभी तक हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम बैक्टीरिया को स्टेरिलाइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में बात करेंगे कि बैक्टीरिया को तो किल करना है, लेकिन किस मीडियम में, सॉल्यूशन वाले मीडियम में, स्टेरिलाइज सर्टेन सॉल्यूशंस। ठीक है, दूज विद हीट सेंसिटिव कंपोनेंट्स वगैरह के लिए। तो फिल्ट्रेशन आप लोगों ने देखा हम क्यों यूज़ करते हैं, स्टेरिलाइज सर्टेन सॉल्यूशन को करने के लिए। बाकी द मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर इज कंपोज होती है नाइट्रोसेल्यूलोज। हम कौन सा फिल्टर यूज़ करते हैं, पेपर नाइट्रोसेल्यूलोज यूज़ करते हैं, उसका पोर साइज 0.22 माइक्रोमीटर होता है। बस ये याद रख लें आप लोग, यही जो है वो फिल्ट्रेशन के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक जो है वो हमने पूरा पढ़ लिया है, कवर कर लिया है। बाकी आप इसको पढ़ने के बाद जो है पर्ल्स पढ़ोगे ना तो वो आपको बहुत इजी लगेंगे, बहुत इजी है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और बाकी जी, तो ऑटोक्लेव के बदले में जो हमारे पास प्रोसेस होता है ना, वो हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होता था। सॉरी, मैंने वो रेड हॉट कहा, तो वहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होता है, जो कि 100 to 210 जो है वो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड देना पड़ता था। 2 से 3 आवर्स 2 से 3 डेज़ लगते थे। ये लेंथी प्रोसेस था हमारे पास, ये था हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है ना, तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा कि स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर 100 to 210 डिग्री सेंटीग्रेड देना होता है 2 to 3 डेज़ के लिए। इसलिए अब हम यूज़ नहीं करते, इसको रिप्लेस कर दिया गया है विद अ प्रोसेस ऑटोक्लेव फॉर द स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। देन इसके अलावा जो मैंने आप लोग को टेबल्स बताए ना, वो आपने याद रखने हैं। एंड अल्लाह हाफिज़।